उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव की बात करें तो दो गाने बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। एक जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो बीजेपी का थीम सॉन्ग है, और एक दूसरा गाना जो नेहा राठौर ने गाया है, यूपी में काबा। जब हम उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के चुनाव की बात करते हैं तो ये दोनों गाने बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यही 5वां चरण है जिसमें अयोध्या में भी चुनाव है, और यही 5वां चरण है जिस चरण में बीजेपी ने 2017 में बहुमत पा लिया था। तो इसीलिए अब 5वें चरण में ये बात हो रही है यूपी में काबा। क्या बीजेपी पिछला रिकॉर्ड बना पाएगी या अखिलेश यादव बहुमत तक पहुंच चुके हैं? नमस्कार, मैं हूं भारत शर्मा, आप देख रहे हैं वेव अखबार लाइव। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। दोस्तों, पहले ही चरण में मैंने एक बात कहा था कि उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव शहर वर्सेस गांव में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो ट्रेंड है ये अभी भी चल रहा है। हम 5वें चरण की अगर बात करें तो यहां पर भी हमको दिखाई देता है। हम अगर शहर में जाएं, खासकर शहर के मध्यम वर्ग सवर्णों के बीच में, तो वहां पर हमको बीजेपी का आधार दिखाई देता है। वहां पर लोग सुरक्षा की बात करते हुए दिखाई देते हैं, वहां पे लोग राम मंदिर की बात करते हुए दिखाई देते हैं, वहां पे लोग काशी विश्वनाथ की बात करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हम जैसे ही गांव में जाते हैं तो हमको सेना की भर्ती पर बात सुनाई देती है, हमको आवारा पशुओं पर बात सुनाई देती है, हमको बेरोजगारी पर बात सुनाई देती है, हमको महंगाई पर बात सुनाई देती है, हमको गैस सिलेंडर की कीमत पर बात सुनाई देती है। लेकिन इसके साथ ही हमको मुफ्त राशन की भी बात सुनाई देती है, जो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। हमको आवास की भी बात सुनाई देती है, जो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। अगर हम 2017 की बात करें तो हम जानते हैं कि उस समय उज्ज्वला योजना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई थी, और बीजेपी जो बहुमत में आई थी उसमें उज्ज्वला योजना का एक बहुत बड़ा योगदान था। इस बार भी बीजेपी के लिए ये जो दो योजनाएं हैं जिनको बीजेपी अपनी विकास योजना बता रही है या मास्टर स्ट्रोक बता रही है, ये दोनों बीजेपी के लिए फायदा करती हुई नजर आ रही हैं। बाकी उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत समीकरण में बटा हुआ है। हम अगर 5वें चरण की बात करें, एक और ट्रेंड जो पहले से 5वें चरण तक नजर आया है वो ये है कि पिछले 2017 की तुलना में इस बार वोट परसेंट में लगभग 1 से 2% की गिरावट है हर चरण में। अब वोट कम होने के अपने तर्क होते हैं और वोट बढ़ने के अपने तर्क होते हैं। लोग ये तर्क देते हैं कि अगर वोट परसेंट बढ़ रहा है तो वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से होता है और लोग हराने के लिए वोट देते हैं। लेकिन जब वोट बढ़ता है तो लोग जिताने के लिए भी वोट देते हैं। ये भी तर्क लोग अपनी तरफ से देते हैं, हालांकि इसका कोई ऐसा साइंटिफिक आधार नहीं है। लेकिन वोटरों में जब उदासीनता होती है, जब वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ खड़े होने को तैयार नहीं होते हैं, तब भी वोट परसेंट गिरता है। अब अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो इस पूरे सिनेरियो में, पूरे 5 चरणों में हमको शहर में वोट गिरता हुआ नजर आता है। इसका मतलब शहरों का जो मतदाता है वो उदासीन है। बीजेपी की जो एक पकड़ थी अपने शहरी वोटरों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। लेकिन गांव में जब हम जाते हैं तो हमको वोट परसेंट ज्यादा नजर आता है। वो वर्ग, खासकर अल्पसंख्यक वर्ग, जो बीजेपी को हराने के लिए इस चुनाव में वोट कर रहा है, अगर हम उनके इलाकों में जाते हैं तो हमको वोट परसेंट बढ़ा हुआ नजर आता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अगर हम 5वें चरण के मतदान की बात करते हैं तो इस बार 57% वोट गिरा, जो पिछली बार से 1% कम है। ये ट्रेंड पिछले 5 चरणों में हमको दिखाई दे रहा है कि जो लगातार वोट परसेंट है वो कम हो रहा है। लेकिन यहां फिर वही बात है कि यूपी में काबा। अगर हम बीजेपी के, खासकर आरएसएस के मोहन भागवत के स्टेटमेंट पर भरोसा करें तो पहले 2 चरण के चुनाव में ही बीजेपी की स्थिति लगभग उलट गई है। 113 सीटों में बीजेपी ने पहले 2 चरण के चुनाव में 91 सीट्स जीती थी, और इस बार स्थिति लगभग उल्टी हुई है। ये मोहन भागवत का स्टेटमेंट है। और उत्तर प्रदेश का 5वें चरण का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अवध से शुरू होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां पर गैर यादव ओबीसी जातियों का गठबंधन है, ये इस इलाके में बीजेपी का
बीजेपी का गठबंधन अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो राजभर सुहेलदेव पार्टी राजभर के साथ या अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल की जो पार्टी है उसके साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेके दारा सिंह चौहान जो पहले बीजेपी के साथ खड़े थे, वो मैक्सिमम लोग यहाँ पर हैं। महान दल भी उसमें एक है। तो अगर बात करें तो जो गठजोड़ है, जो जातिगत गठजोड़ है, उसके लिए दोनों पार्टियों ने, हम अगर बीजेपी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, दोनों ने यहाँ पर बड़े पैंतरेबाजी की है या अपने पक्ष में वोट डालने की कोशिश की है। और इसीलिए जो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके की परेशानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने उठाई, उसी तरीके की परेशानी उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी उठानी पड़ सकती है। हम इस चुनाव में 2 सीटों की बात करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर चुनाव के मुद्दे क्या हैं। पांचवा चरण फिर भाजपा बनाम जनता के नाम। इस बार फिर चुनाव बीजेपी बनाम जनता होने जा रहा है। 5वें चरण में अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट जैसी धार्मिक नगरियों में चुनाव होना है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी यहां एक बार फिर धार्मिक मुद्दों को भुना रही है। वहीं दूसरी तरफ जनता की अपनी समस्याएं हैं, जिनका सामना करने में बीजेपी के नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन बीजेपी की राजनीति के केंद्र में रहा है, जो 1992 से पहले से ही शुरू हो गया था। योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान राम मंदिर के पक्ष में अदालत का फैसला आया और निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। इसे बीजेपी किसी भी कीमत पर भुनाना चाहती है। योगी आदित्यनाथ इसी कारण यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे, पर बाद में वह गोरखपुर चले गए। बीजेपी पहले दौर से ही चुनाव धर्म के नाम पर लड़ना चाहती थी, पर जनता के मुद्दे हावी रहे, जिससे हर चरण में बीजेपी की स्थिति खराब होती चली गई। बीजेपी भले ही इलाहाबाद के बदले नाम प्रयागराज को भुनाने की कोशिश करे, पर पिछले दिनों रेलवे भर्ती को लेकर चले आंदोलन के दौरान जिस तरह हॉस्टल में छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, वह मुद्दा काफी गर्म है। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह की सभा में कई स्थानों पर भर्ती को लेकर नारे तक लगे। यूपी चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। भले ही बीजेपी अपने घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार देने की बात करे, पर युवा पिछले 5 साल का हिसाब जोड़े बैठा है। लगातार होता निजीकरण भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये इलाका समाजवादी विचारधारा का गढ़ रहा है। इस इलाके में भले ही किसान आंदोलन का उतना असर नहीं रहा हो, पर आवारा जानवरों का मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि पीएम मोदी तक को गोबर खरीद योजना की घोषणा करनी पड़ी। बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ की सभा में तो किसान जानवर छोड़ गए थे। 5वें चरण में गैर यादव पिछड़ी जातियों की संख्या अधिक है। पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ कई दल थे। इस बार बीजेपी के साथ जनता दल एस और निषाद पार्टी ही साथ हैं, जबकि अखिलेश ने अच्छी घेराबंदी की है। इस कारण भी ये दौर रोचक हो गया है। इस चरण की कुछ सीटों पर कांग्रेस का भी अच्छा असर है। दूसरी तरफ राजा भैया जैसे बाहुबली भी चुनावी मैदान में हैं। फिर भी बीजेपी को मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं से अधिक उम्मीद है। इस बार हम केवल 2 सीटों की बात करेंगे। पहली, जो मैंने पहली लाइन बोली थी, जो राम को लाए हैं, क्या इस बार वो बीजेपी के साथ हैं? हम अयोध्या सदर सीट की बात कर रहे हैं। पिछली बार ये सीट 50,000 वोटों से बीजेपी ने जीती थी। समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे यहाँ से चुनाव हारे थे। अगर हम राम मंदिर आंदोलन से पहले की बात करें तो बीजेपी का या आरएसएस का या जनसंघ का यहाँ कोई बहुत बड़ा आधार नहीं था। मित्रसेन यादव जैसे बड़े कम्युनिस्ट नेता जो बाद में समाजवादी पार्टी में चले गए थे, वो यहाँ के एक बड़े जन नेता माने जाते थे। अयोध्या सदर सीट ब्राह्मण बहुल सीट है। यहाँ पर करीब 70,000 ब्राह्मण हैं, 40,000 यादव हैं और 27,000 मुसलमान हैं। अगर ये गठजोड़ अगर एक साथ आता है तो निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी, जिस भी पार्टी के साथ ये गठजोड़ जाएगा,
वो चुनाव जीतने की स्थिति में रहेगा। लेकिन यहाँ दलितों की संख्या भी काफी अच्छी है। अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ मंसूर अली को, उस्मानी को टिकट दिया है। अब अगर ये दलित और मुसलमान 50,000 में जिन दलितों की बात की है और 27,000 के करीब मुस्लिम्स की बात किया, अगर ये वोट बीएसपी के साथ जाता है तो हमको बीजेपी, अगर ये वोट अगर डिवाइड होता है तब फिर हमको कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई देती है। लेकिन जो मतदान का जो ट्रेंड है वो ये बताता है कि ऐसा हुआ नहीं है। उसका कारण साफ तौर पर यह है कि अयोध्या का राम मंदिर बनने के बाद जो वहां कॉरिडोर या बनने की प्रक्रिया के दौरान जो वहां कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसमें बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, बड़ी संख्या में अतिक्रमण के नाम पर दुकानों को तोड़ा जा रहा है। ये उसी तरीके का है जिस तरीके से काशी कॉरिडोर बनाते समय वहां पुराने घर और कई पुराने लगभग 300 पुराने मंदिर तोड़ दिए गए, जिसको लेकर काशी में लोगों में काफी नाराजगी है। और वही स्थिति हम अयोध्या में देख रहे हैं कि ये जो व्यापारी हैं, और बीजेपी ने इसीलिए पहले यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को खड़ा करने की तैयारी थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदलकर वेद गुप्ता को सिर्फ इसलिए रिपीट किया जो पिछली बार के विधायक हैं, जिससे व्यापारियों की नाराजगी को कम किया जा सके। लेकिन अगर हम देखेंगे जो वोटिंग ट्रेंड है, अयोध्या जिले की जितनी सीटें हैं उनमें सबसे कम वोट जो है वो अयोध्या सीट पर गिरा है। अब पिछली बार अगर बात करें तो अयोध्या में 62% वोट गिरे थे और इस बार की बात करें तो यहाँ पर 54% वोट गिरे हैं। ये लगभग 8% वोट की गिरावट है। निश्चित तौर पर पिछली बार एक उन्माद था, ये कहा जा सकता है, अगर वोट ज्यादा था बीजेपी के समर्थन में एक उन्माद था। इस बार अगर वोट कम गिरा है तो निश्चित तौर पर यह बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। दूसरी तरफ अगर ये देखें कि बड़ी संख्या में जो ब्राह्मणों की नाराजगी ये इस सीट के ऊपर निकल के आ रही है और वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। अयोध्या सीट की एक और खास बात है कि यहाँ पर ब्राह्मण बहुल होने के बाद भी केवल 3 बार ब्राह्मण कैंडिडेट जीते हैं और तीनों बार समाजवादी पार्टी से ही जीते हैं। अयोध्या आंदोलन के बाद बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा है। इस कब्जे को पिछली बार तेज नारायण पांडे ने तोड़ा था और वही तेज नारायण पांडे इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में है। दूसरी तरफ अगर हम अल्पसंख्यक वोटों की बात करें तो वो टैक्टिकली इस बार वोटिंग कर रहे हैं, वो उसके साथ जा रहे हैं जो बीजेपी को हरा रहा है। और अगर ये टैक्टिकल वोटिंग अयोध्या में जो देखने में भी आई, जो वोटिंग परसेंटेज, जो वोटिंग का जो ट्रेंड रहा उसके दौरान ये देखने में आया कि उन्होंने अपने कैंडिडेट को, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया और इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की ये सीट फंस गई है। अगर हम बीजेपी की बाकी सीटों की बात करें, जैसे अमेठी की बात करें या प्रयागराज की बात करें या बहराइच की बात करें या बाराबंकी में तो हमने देखा था किस तरीके से किसानों की नाराजगी सामने आई जब उन्होंने अपने आवारा जानवर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा तक में छोड़ दिए थे। और यही पर वो गोंडा और वो एरिया भी हैं जहां राजनाथ सिंह की रैली के दौरान युवाओं ने नारे लगाए और नारे लगाकर वहां पर रोजगार, वहां पर सेना में भर्ती की डिमांड की। तो ये जो 2 मुद्दे जिनकी मैं बात कर रहा था कि जो बेरोजगारी और खासकर आवारा जानवर का जो मुद्दा निकल के आ रहा है, ये उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सल मुद्दा बन गया है। अयोध्या की दूसरी सीटों की बात करें तो दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर, ये सीटें भी हैं। यहां पर भी जो कमोबेश जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक परेशानी होती हुई हमें नजर आ रही है। इस बार हमने देखा कि संतों की भी नाराजगी बीजेपी से दिखाई दे रही है और इसी कारण से हम अगर योगी आदित्यनाथ के अयोध्या के रोड शो को देखते हैं और फिर उसके बाद अखिलेश के रोड शो को देखते हैं तो हमको भीड़ का अंतर समझ में आता है।
अखिलेश यादव ने अपना रोड शो उस इलाके में किया जहां अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों के प्रतिष्ठान हटाए जा रहे हैं, और वो जो एक नाराजगी थी उसको भी अखिलेश ने अपनी तरफ कैश करने की कोशिश की। हम एक दूसरी सीट पर बात करते हैं, सिराथू। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से उप मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2012 में पहली बार बीजेपी को इस सीट पर जीत दिलाई, वरना यह सीट बीएसपी के कब्जे में थी। 2008 से पहले 92 से लेकर 2007 तक यहां से बीएसपी जीतती रही। 2008 में परिसीमन में यह सीट सामान्य हुई, उससे पहले यह सुरक्षित सीट थी, और उसके बाद 2012 में केशव प्रसाद मौर्य यहां से पहली बार जीते। उसके बाद वो फूलपुर से सांसद चुन लिए गए, और बाद में जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तो उनको 2017 के चुनाव में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे और बीजेपी ने पिछला चुनाव उन्हीं के चेहरे को आगे रखकर किया था, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में ओबीसी वोट बीजेपी की तरफ आया था। अब हम बात करें इस सीट की, तो यहां पर 3,80,000 वोटर है, जिसमें 19% सामान्य वोट है, 33% दलित वोट है, 13% मुस्लिम वोट है, और 34% ओबीसी वोट है। ओबीसी में कुर्मी कम्युनिटी जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो इस पूरी सीट को डिसाइड करती है। पिछली बार यहां से शीतला पटेल बीजेपी की विधायक थी, जिनका टिकट काट कर स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया गया है। अखिलेश यादव ने बड़े स्मार्टली यहां से पल्लवी पटेल को टिकट दिया है, जो अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन है। अपना दल कुर्मियों की एक बड़ी पार्टी मानी जाती है, और ये 2 हिस्सों में बटी हुई है। अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ है, और कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ है। अब पल्लवी पटेल की तरफ अगर कुर्मी वोट जाता है, या जिस तरीके से वोटिंग ट्रेंड में निकल कर गया, वो भी बीजेपी के लिए या केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। दूसरा, अगर हम बात करें तो इस इलाके में स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी से जुड़ने के बाद इंद्रजीत सरोज नाम के एक बड़े दलित नेता समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए। उनके जुड़ने के बाद भी ये माना जा रहा है उनका दलित वोटों पर एक बड़ी पकड़ है, और उनके आने का फायदा भी इस इलाके में समाजवादी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कौशाम्बी जिले की बात करें, जिसमें ये सीट आती है, तो इसमें 57% वोट डला है, और ये सीट ग्रामीण सीट है, इसलिए ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम ये कहते हैं या ये मान के चल रहे हैं कि रूरल एरियाज में बीजेपी के लिए एक नाराजगी नजर आ रही है, वहां पर मुफ्त राशन वाला जो मामला है वो इसलिए बीजेपी का नहीं चल पा रहा है क्योंकि ग्रामीण आबादी ये कहती है कि जितना उनको नुकसान होता है वो ज्यादा बड़ा नुकसान है आवारा जानवरों की वजह से, बजाय मुफ्त राशन के। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो सिराथू की सीट भी फंसी हुई हमको नजर आती है, क्योंकि शीतला पटेल के टिकट काटने को भी समाजवादी पार्टी ने यहां मुद्दा बनाया है, और इसीलिए कुर्मी वोट है वो पूरा एक तरफा बीजेपी समाजवादी पार्टी की तरफ जाता हुआ वोटिंग ट्रेंड में नजर आया। इस 5वें चरण में एक और बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, और वो है कोंडा की, प्रतापगढ़ के। पिछली बार वहां पे लंबे समय से राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन 1.5 दशक के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी ने यहां से अपना उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़ा किया है, गुलशन यादव को। और जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें रघुराज प्रताप सिंह भी के लिए भी परेशानी खड़ी हो रही है। तो कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि पिछली बार जो 61 सीटों में 51 सीटें बीजेपी के पास थीं, इस बार
क्या परिस्थितियां उलट जाएंगी या बीजेपी फिर से अपना गढ़ को बचा पाएगी। यहाँ पर अमेठी भी का चुनाव, अमेठी में भी चुनाव हो रहा है। आपको याद होगा कि पिछली बार यहाँ से लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी हार गए थे और इसलिए कांग्रेस के लिए ये अमेठी बचाना एक प्रतिष्ठा का सवाल है। बीएसपी भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है, लेकिन जो सीधी आमने सामने की फाइट पूरे 5 चरणों में हमको बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नजर आ रही है, वो बीजेपी के लिए ज्यादा खतरा खड़ा कर रहा है, क्योंकि अगर वोट डिवाइड नहीं होता है तो बीजेपी के लिए रास्ता बहुत आसान नहीं होगा। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।